हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर टू एजुकेशन में यूनिट 70 को आज हम पढ़ेंगे। यूनिट 70 जो है वो मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा अर्थात एंड्रागोगी पे डिपेंडेंट। यह एंड्रागोगी क्या है तो एक वयस्क उम्र से भी अत्यधिक उम्र को प्रौढ़ माना जाता है। इसके बारे में हम इससे पूर्व की क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। तो प्रौढ़ के लिए जो शिक्षा दिया जाता है या यूं कहें कि एक वयस्क के लिए, एक मैन के लिए, अर्थात बच्चे के लिए नहीं बल्कि बच्चे से अत्यधिक उम्र के लोगों के लिए जो शिक्षा का आयोजन है वो प्रौढ़ शिक्षा है। तो प्रौढ़ शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी 7A में हमने बतलाया था, जो मालकॉल के अनुसार था कि प्रौढ़ शिक्षा जो है वो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, खुद की ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है और इसमें इंक्रीजिंग ऑफ द एक्सपीरियंस अर्थात अपने अनुभव की वृद्धि करता है और इसमें तत्परता होता है, विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति होती है, कुछ स्पेशलाइजेशन एटीट्यूड देखने को मिलता है। इस तरह से प्रौढ़ शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था उसी बेस पे अब प्रौढ़ शिक्षा का हम असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा का असेसमेंट आकलन। तो प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन का मूल अर्थ हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा के कॉन्सेप्ट क्या है, प्रौढ़ शिक्षा किस तरह से प्रायोजित होती है, प्रौढ़ शिक्षा के प्रायोजन में सही विधि का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से प्रौढ़ शिक्षा का असेसमेंट ही असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। क्योंकि यह एक शिक्षा का अलग पार्ट है इसलिए इसे ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया है। असेसमेंट करने के लिए हम जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, प्रौढ़ शिक्षा को जो कॉन्सेप्ट हैं, जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही असेसमेंट भी होता है। ये तो सामान्य बात है। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखते हैं कि बड़े लोगों को शिक्षा दी जाती है, खास करके बच्चों को नहीं। तो बड़े लोगों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षक स्टूडेंट एक ही उम्र के होते हैं लगभग, और उनके बीच जो आपसी बातचीत होता है वो काफी इंटरेक्चुअल होता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से होता है, सामने सामने होता है, फेस टू फेस होता है। तो इस इंटरेक्शन के कारण उसमें एजुकेशन का अच्छा प्रभाव होता है। तो हमें इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन या टीचर या स्टूडेंट को हम अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं या इंटरेक्शन एनालिसिस। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग असेसमेंट ऑफ द एंड्रागोगी भी होता है। तो इंटरेक्शन एनालिसिस को हम समझते हैं उसके बाद, क्योंकि यह अंतःक्रिया विश्लेषण जो है वो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच होती है और यह एंड्रागोगी में ही होती है। तो इंटरेक्शन ऑफ एनालिसिस को देखते हैं कि यह मुख्य रूप से अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस यह दो प्रकार से हमें पढ़ना है। एक है फ्लेंडर्स का एनालिसिस और दूसरा है गैल्वेज का एनालिसिस। तो फ्लेंडर ने अपने एनालिसिस में उन्होंने जो विश्लेषण किया अंतःक्रिया का, उनके अनुसार शाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण किया गया है और यानी कि वर्बली व्यवहार जो एटीट्यूड होता है, हमारी बातचीत होती है, हमारा जो शब्द या हमारे जो स्टेटमेंट शिक्षक और स्टूडेंट के बीच होता है उसका उन्होंने कुछ ज्यादा विश्लेषण किया है। इसलिए इनके जो एनालिसिस है फ्लेंडर्स का, उसको हम लोग मानेंगे फ्लेंडर्स मतलब बातें, यानी कि वर्बल। तो वर्बल एनालिसिस, वर्बल रूप से इन्होंने सिस्टम का एनालिसिस किया है। इस पद्धति में उनका कहना है कि शिक्षक और छात्र के बीच अधिकांशतः बातचीत के द्वारा ही एजुकेशन का विस्तार होता है। तो इसलिए इन्होंने वर्बल सिस्टम या इसको कहा है, जिसमें एक ट्रायंगुलर मोड में देखा जाए तो एक सिस्टम या सिलेबस होता है, दूसरा टीचर होता है और तीसरा स्टूडेंट होता है। इनके बीच में एक इंटेलेक्चुअल टॉकिंग होता है जो इंटरेक्शन एनालिसिस को जन्म दिया। इस इंटरेक्शन एनालिसिस में मुख्य रूप से टीचर के हाथ में एक लीडिंग पावर होता है, प्रतिनिधित्व क्षमता होता है, और यह प्रतिनिधित्व क्षमता वो छात्रों में अर्थात जो शिक्षार्थी हैं उसमें डालना चाहता है। अर्थात उसके छात्र भी तो सीनियर होते हैं, तो सीनियर में भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, उसको लीडिंग करने के लिए जो भी क्षमता होती है उसको इम्प्रूव करने का काम टीचर करता है। दूसरा है कि यह जो शिक्षण विधि है या अंतःक्रिया विश्लेषण जो है, यह एनालिसिस में मुख्य रूप से उभर कर यह सामने आता है कि एक लोकतांत्रिक एनालिसिस है, जिसमें शिक्षक और छात्रों को स्वतंत्र रूप से या सबको समान हक व सम्मान की प्राप्ति होती है
और ये स्वतंत्र रूप से एक एजुकेशन सिस्टम है। इसमें खास करके फीडबैक जो मिलता है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि की इसमें उपयोगिता अत्यधिक होती है। और ऐसे क्लास में जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा इतना नहीं जानता है और वो हल्ला गुल्ला भी कर रहा होता है, परंतु इस प्रौढ़ शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे आपके पैरेलल होते हैं लगभग, और पैरेलल होने के कारण उसमें ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि जब शिक्षक बोल रहे हैं तो हम लोग चुप हो जाते हैं, और जब वो लोग बोल रहे होते हैं तो शिक्षक सिर्फ सुन और समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रश्न जो है बच्चों की तरह तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल होगा, मतलब बौद्धिक होगा। इस तरह से ये शांति, कक्षा में शांति बनाए रखना, फीडबैक का यूज करना, और क्लास का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक होना और लीडिंग पावर का होना, ये इसकी विशेषताएं हैं जो फ्लैंडर्स के एनालिसिस में देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा गैलवेज का एनालिसिस। इन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों का विश्लेषण किया है, वर्बल और नॉन वर्बल एनालिसिस करके इन्होंने देखा है। इनके अकॉर्डिंग जो टीचर स्टूडेंट के बीच जो स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनकरेजेस होता है और रिस्ट्रिक्टिंग होता है, अर्थात प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, और छात्रों को अर्थात प्रौढ़ को जो हम शिक्षार्थी के रूप में हो उसको इंकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए होता है, और कुछ अवधारणाओं में उन्हें रोकने के लिए होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्टिंग भी होता है। सो गैलवेज एनालिसिस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिसिस। और इनके कक्षा के बारे में इनका मानना था कि कक्षा का अगर रिकॉर्डिंग किया जाए तो उनके प्रत्येक पॉइंट पे शिक्षक व्यू रखेंगे और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने शिक्षक और छात्रों के बीच जो एक ग्रेडिंग सिस्टम है उसको मैट्रिक्स में काउंट करने के लिए, मैट्रिक्स में मेजरमेंट करने के लिए कहा है कि मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आव्यूह, हिंदी में इसको आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह के अकॉर्डिंग वो निर्माण करेगा अपनी गुणवत्ताओं को, और प्रश्नावली के निर्माण के द्वारा भी वो इस तरह से एनालिसिस कर सकता है। ये मैट्रिक्स जो होता है किसी की क्षमताओं का एक ग्राफ होता है। जैसे दो व्यक्ति है, दोनों की क्षमता है कि कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई कम तेज दौड़ता है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हर एक लाइन उसकी उसकी गुणवत्ताओं को, इम्पोर्टेंस को बता रहा होता है। इस तरह से गैल्वेज का जो एनालिसिस है वर्बल एंड नॉन वर्बल है, एंड फ्लैंडर का जो एनालिसिस है वो वर्बल एनालिसिस है। ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड क्या है। तो इसको हमने बहुत सारे क्लास में पढ़ा भी चुका है कि टीचर का इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ द टीचर क्राइटेरिया। तो टीचर्स क्राइटेरिया, टीचर की जो क्राइटेरिया होती है, हमने इसके बारे में पहले चर्चा किया है कि टीचर कैसे होने चाहिए, टीचर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर में टैक्टफुल टैलेंटेड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, करेक्टराइज अच्छे करेक्टर का होना चाहिए। तो ये जो टीचर की गुणवत्ताएं हैं उन गुणवत्ताओं को मानदंड माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी क्राइटेरिया हो गया कि ये सारे गुण जिसमें मौजूद होगा वो टीचर टीचर कहलाएंगे। तो अध्यापक जो है उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो खास करके हमें देखना पड़ता है कि उनके उत्पाद क्या है। उत्पाद मतलब उनका प्रोडक्ट, उनके द्वारा तैयार हुआ प्रोडक्ट क्या है। अब उनके द्वारा जो तैयार होगा वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टूडेंट होगा, अच्छे रिजल्ट होगा, अच्छी उपयोगिता होगी, टीचर की लोकप्रियता होगी। तो ये सारे टीचर्स के उत्पाद हुए। प्रोसेस, प्रक्रिया की बात करते हैं तो टीचर किस टीचिंग मेथड का यूज करके पढ़ा रहे हैं, किस टीचिंग मेथड को वह उपयोगी बना रहे हैं, किस टीचिंग मेथड के द्वारा वो बच्चों में स्टडी को अच्छे रूप से ला रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमको देखना है, और उनका बैकग्राउंड नॉलेज देखना है कि उनके पास कितना नॉलेज है, क्या उनका बैकग्राउंड है। तो इन तीनों चीज को देख के ही, इन तीनों का आकलन करके ही आप टोटल असेसमेंट ऑफ द टीचर क्राइटेरिया आप कर सकते हैं। सो उत्पाद के रूप में उसकी रिजल्ट, उसकी गुणवत्ता, उसकी लोकप्रियता, प्रोसेस के रूप में उनका टीचिंग मेथड, और पूर्व ज्ञान के रूप में उनका नॉलेज, उनकी स्मृति इत्यादि का आकलन किया जाता है। इस बेस पे ही हम एक टीचर के क्राइटेरिया का इवैल्यूएशन या असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के रूब्रिक्स। ये रूब्रिक्स को हमने पहले बता दिया कि यह एक ग्रेडिंग मार्किंग सिस्टम है
जिसके द्वारा हमको असेसमेंट में यूज करना असेसमेंट करना होता है. So I can say that rubrics is the grading marking and it is the tools of the assessment. तो rubrics के steps क्या है, आखिर rubrics बनेंगे कैसे, किस चरण के द्वारा, क्योंकि पूछा गया rubrics का अर्थ और चरण. तो अर्थ तो आप पहले की कक्षा में भी समझ चुके हैं. स्टेप्स की बात करते हैं तो rubrics बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा एम होना चाहिए. किस एम और किस उद्देश्य को लेकर आप rubrics तैयार कर रहे हैं. टाइप ऑफ द रूब्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि रूब्रिक्स बनाने के लिए कभी परसेंटेज का यूज किया जाता है, कभी ग्रेड का, कभी अंक का, कभी ग्राफ का. तो किस टाइप का आप रूब्रिक्स तैयार कर रहे हैं ये आपको देखना होगा. नेक्स्ट है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. रूब्रिक्स निर्माण के लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए. तो कौन सी क्राइटेरिया में आप रूब्रिक्स का निर्माण कर रहे हैं. लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस, आप किस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किस लेवल में आप रूब्रिक्स तैयार कर रहे हैं. हायर लेवल है, लोअर लेवल है या मीडियम लेवल है. और डिस्क्रिप्शन, आप जो रूब्रिक्स तैयार कर रहे हैं उसके बारे में कुछ वर्णनात्मक लिखिएगा. तो और लास्टली देखा जाए तो अगर आपका रूब्रिक्स अच्छा है तो ठीक है, अन्यथा उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. सो दैट इज द स्टेप्स ऑफ द रूब्रिक्स. एम, टाइप ऑफ रूब्रिक्स एंड क्राइटेरिया, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्क्रिप्शन एंड इम्प्रूवमेंट. अब हम अगर स्वयं की या अपने समकक्ष के, अपने किसी सहपाठी का अगर हम असेसमेंट करेंगे, तो खुद के असेसमेंट के लिए या किसी सहपाठी के असेसमेंट के लिए आपको एक रूब्रिक्स तैयार करना होगा. उस रूब्रिक्स में आपके और उसके एम होना चाहिए. टाइप ऑफ द रूब्रिक्स किस टाइप का बना रहे हैं, ग्राफिकल बना रहे हैं, परसेंटाइल बना रहे हैं या डिजिटल बना रहे हैं. तो जो टाइप्स ऑफ द रूब्रिक्स है वो बनाना होगा. उसकी खास क्राइटेरिया आपको तैयार करना होगा. लेवल डिस्क्रिप्टिव मॉडल तैयार करना होगा. फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी और किसी अपने समकक्ष दोस्तों की आप असेसमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है कि कंटेंट ऑफ द रूब्रिक्स. आपके रूब्रिक्स के निर्माण में हमारा क्या कंटेंट होना चाहिए, हमें किसकी उपयोगिता होती है. तो रूब्रिक्स का जब आप निर्माण करते हैं तो आपके पास एक अच्छी क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस रूप में, क्योंकि क्राइटेरिया और मानदंड को, क्राइटेरिया अर्थात मानदंड ही हुआ, इसको अभी हम समझ लेते हैं. एज एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं और आप बहुत सारे विद्यार्थी का रूब्रिक्स तैयार करना चाहते हैं इंडिविजुअल. तो कोई विद्यार्थी जो है वो आपको खेल में खेल का प्रेजेंटेशन दिखाएगा, कोई विद्यार्थी जो है एजुकेशन में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ विद्यार्थी का जो है वो सिंगिंग में परफॉर्मेंस अच्छा है. तो जब आप रूब्रिक्स बना रहे होंगे तो सबका एम दिखाई देगा आपको अलग अलग. उसका टाइप्स ऑफ द रूब्रिक्स में क्या करिएगा कि जैसे ही आपके पास एक रूब्रिक्स बनाने के लिए आप अंक का उपयोग करते हैं, ग्राफ का उपयोग करते हैं, तो सबके लिए एक ही टाइप का आपको यूज करना होगा. क्योंकि इंडिविजुअल आप अलग अलग बना के एक साथ असेसमेंट नहीं कर सकते हैं. जब एक साथ असेसमेंट करना है तो सभी छात्रों का एक टाइप का रूब्रिक्स होना चाहिए. फिर उसके बाद क्राइटेरिया की जहाँ तक बात आती है तो हो गई क्राइटेरिया अर्थात इसका मानदंड जो हो गया वो कहीं खेल से रिलेटेड है तो खेल के इक्विवेलेंट आप मार्किंग कीजिएगा. कभी आप स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी के क्राइटेरिया में आप जाके उसका एवेल्यूट कीजिएगा, उसके हिसाब से आप डिजिट दीजिएगा. कभी सिंगिंग से है तो सिंगिंग के अकॉर्डिंग आप उसका एवेल्यूशन कीजिएगा. ये क्राइटेरिया एक प्रकार का मानदंड समझिए, एक प्रकार का क्षेत्र, ये क्षेत्र से रिलेटेड होता है. जब आप क्षेत्र चुनाव कीजिएगा तो क्षेत्र के अनुसार आपको उसका मार्किंग, ग्रेडिंग, परसेंटेज इत्यादि खुद दिखाई देगा. यही उसकी क्राइटेरिया मानी जाती है. और ग्रेडिंग तो आप समझ लीजिए, परसेंटेज और ग्रेड या किसी के रूप में रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, जो परिणाम दिख रहा है, कोई प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक होना चाहिए. और इस तरह से खास स्टैंडर्ड में आपको रूब्रिक्स का निर्माण करना होगा. So I can say to all that that is the last part of the unit 7. अब हम यूनिट 7 को भी समाप्त कर चुके हैं. अब हम यूनिट 8 के साथ पुनः आप लोगों के पास उपस्थित होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.